मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बहुत ही जोश और जज्बे से भरी हुई मूवी माइल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी डेडिकेटेड है एक सोल्जर और उसके अल्टीमेट साहस पर। मूवी की स्टार्टिंग में हम तपती रेगिस्तान की धूप में दो अमेरिकन सोल्जर्स को घात लगाए हुए देखते हैं, जिनके नाम माइक और टॉमी हैं। माइक और टॉमी को यूएस आर्मी द्वारा एक जालिम आतंकवादी जिसका नाम सैयद आसिफ है, उसे एलिमिनेट करने का टास्क दिया गया है। असल में आसिफ हथियारों का बड़ा सप्लायर होता है। यूएस आर्मी को काफी समय से आसिफ की तलाश है और आज फाइनली आसिफ इधर आने वाला है और दोनों अपने मिशन को अंजाम देंगे। वहीं कुछ देर बाद ये दिखाते हैं कि इनसे कुछ दूरी पर कुछ लोग इकट्ठा होने लगते हैं और फिर गाड़ियों के साथ सैयद आसिफ का काफिला आता है। असल में दोस्तों ये एक वेडिंग प्रोग्राम होता है। आसिफ दूल्हा दुल्हन को ब्लेस करने के लिए आया होता है। वहीं फिर जब आसिफ अपनी गाड़ी से उतरता है तो माइक उसे अपने टारगेट निशाने पर ले लेता है। वहीं फिर जब वो उसे शूट करने वाला होता है तो बीच में दूल्हा आ जाता है और माइक अपने टारगेट को खो देता है। वो काफी बार ट्राई करता है लेकिन दूल्हा बार बार बीच में आ जाता है, जिस वजह से माइक उस आतंकवादी को नहीं उड़ा पाता। माइक और टॉमी की टेंशन काफी बढ़ रही होती है और हो भी जाता है खेला। उनकी गन में लगी दूरबीन धूप तेज होने की वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से नीचे खड़े आतंकवादी का चेला इन्हें देख लेता है कि कुछ तो ऊपर चक्कर है। आतंकवादी उनकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, धाएं धाएं धाएं, जिस वजह से आसिफ मौका पाकर वहां से भाग जाता है। माइक और टॉमी भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे होते हैं। वो भी इन पे गोलियां बरसा रहे होते हैं, लेकिन आतंकवादी संख्या में ज्यादा होते वो टॉमी और माइक को खदेड़ देते हैं। दोनों भागकर एक चट्टान के नीचे छिप जाते हैं। इनकी लौका दे जाते हैं। वो यूएस आर्मी से बैकअप के लिए मदद मांगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिस वजह से सारे आतंकवादी वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं माइक और टॉमी अब तूफान में फंस गए होते हैं। वो यूएस आर्मी से मदद मांगते हैं, जिस पर सीनियर उन्हें पास के ही एक गांव में पहुंचने को कहते हैं। वहीं ये गांव भी यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर होता है। माइक और टॉमी आगे बढ़ते रहते हैं और अब तूफान भी थम गया होता है। इसके बाद ये गांव की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ घंटे की दूरी तय करने के बाद तेज धूप और थकान की वजह से टॉमी की सूखकर छुहारा हो जाता है। वो जल्दी से गाँव पहुँचना चाहता है। वहीं फिर जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनकी तरफ एक टीन का बोर्ड उड़ कर आता है। इस पर एक खोपड़ी और 2 हड्डियां बनी होती हैं, जो कि डेंजर का साइन है। डेंजर का साइन देखकर माइक ये भाप लेता है कि आगे खतरा हो सकता है। वो टॉमी को आगे जाने से मना करता है। माइक ये रिवील करता है कि इस जगह पर माइंस बिछी हुई है। साथ ही वो ये बताता है कि नॉर्थ अफ्रीका में लास्ट 40 ईयर्स से वार चल रहा है, इसलिए नॉर्थ अफ्रीका में काफी ऐसी जगह है जहाँ पर माइंस बिछाई गई है और ये जगह भी उनमें से एक है। टॉमी को पता नहीं क्या चुलसी मस्ती है, वो किसी बात को सुनना ही नहीं चाहता, बस एक रट लगा लेता है, चलो यार गाँव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। माइक को कन्विंस करने के लिए वो इस तरह से कहता है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो भूख प्यास से इसी बीहड़ रेगिस्तान में मर जाएं या तो गांव पहुंचकर अपनी जान बचा लें। वहीं माइक टॉमी की इस तरह की बातों से थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो जाता है। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहता तो टॉमी खुद ही आगे बढ़ने लगता है। वो टॉमी को इंश्योर करने के लिए यहाँ कोई माइंस वाइंस नहीं है, पैर पटक पटक कर नच नच के आगे बढ़ता दिखता है। तभी एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। असल में टॉमी का पैर एक माइंस के ऊपर आ जाता है। ब्लास्ट इतना तेज होता है कि टॉमी अपने दोनों पैरों को खो देता है। वहीं माइक जैसे ही उसकी मदद के लिए अपना एक पैर आगे बढ़ाता है तो उसे क्लिक की आवाज सुनाई देती है और वो ये समझ जाता है कि उसका भी पैर एक माइंस के ऊपर आ चुका है। बेचारा माइक, अब अगर उसने अपना पैर उठाया तो उसके भी चीथड़े उड़ जाएंगे, वो भी ब्लास्ट में मारा जाएगा। माइक बहुत बड़बड़ा जाता है। साथ ही वो टॉमी की हेल्प भी करना चाहता है। वो टॉमी से कहता है कि रेडियो पर यूएस आर्मी से मदद मांगे। टॉमी को पेल के दर्द हो रहा होता है। वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा होता है। वो सबसे पहले खुद को पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद वो रेडियो की मदद से अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द ज्यादा होने की वजह से वो सही से कुछ बता ही नहीं पाता, जिस वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। टॉमी को पेन में देखकर माइक उसकी हर हाल में मदद करना चाहता है। वो टॉमी से कहता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये माइंस काफी ज्यादा पुरानी है, इनमें जंग लग चुकी है, ये नहीं फटेगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। टॉमी माइक को आगे बढ़ने से मना करता है। वो नहीं चाहता माइक मारा जाए, इसलिए वो अपनी जेब से गन निकालता है और खुद को शूट करने से पहले वो टॉमी से कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसके बाद वो खुद को शूट कर लेता है। वहीं माइक अब यहाँ पर अकेला फंस गया होता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। सबसे पहले वो अपने दिमाग को ठंडा करता है। इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी की मदद से उस बैग को अपनी तरफ करता है जिसमें रेडियो होता है। रेडियो निकालकर उसे ये पता चलता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है और रेडियो की दूसरी बैटरी टॉमी की जेब में है। माइक दिमाग लगाकर रेडियो की बैटरी को सोलर से चार्ज कर लेता है। इसके बाद वो अपने बेस कैंप में फोन करता है और अपनी पूरी सिचुएशन समझा
समझाता है कि जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर माइस बिछी हुई है, मेरा एक पैर माइस के ऊपर ही है, वहीं मेरा दोस्त टॉमी ब्लास्ट में मारा जा चुका है। दूसरी तरफ से ऑफिसर माइक से कहते हैं कि जिस जगह पर तुम हो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेतीले तूफान चल रहे हैं, इसलिए हम तुम तक अभी वहाँ पर हवाई सहायता नहीं भिजवा सकते। हम तुम्हारे लिए वहाँ पर एक टीम भिजवा रहे हैं, लेकिन वो तुम तक 52 घंटे में पहुँच पाएगी। ये सुनकर माइक की जान ही अलग से अलग हो जाती है। सोचकर देखिए मेरे जिगर के टुकड़ों, ये कितना मुश्किल है। इधर माइक अपने दोस्त टॉमी को भी खो चुका होता है, वो अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन तभी माइक एकदम से नोटिस करता है कि बहुत तेजी से रेत का तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो तुरंत ही अपने फेस को कवर करके अपनी गन को जमीन में धंसा देता है ताकि वो इस तूफान में कहीं उड़ ना जाए और उसका पैर कहीं डगमगा ना जाए। तूफान माइक से होकर गुजर जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वहीं फिर जब वो अपनी आँख खुलकर देखता है तो तूफान की वजह से उसके दोस्त टॉमी की बॉडी उसके पास उड़कर आ गई होती है। वो टॉमी की जेब से रेडियो की बैटरी निकाल लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रेडियो का बैग उसके पास से उड़कर दूर चला गया होता है। ये देखकर माइक अपने होश खो देता है, उसे रुआस सी आ जाती है, झंड है यार, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। माइक भूख और प्यास से तड़प रहा होता है, उसका पानी भी खत्म हो गया होता है और 52 घंटों तक उसे इसी पोजीशन में रहना है। वहीं ये दिखाते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा होता है उसके सहन करने की क्षमता भी खत्म हो रही होती है। वो गन निकालकर कई हवाएं फायर करता है, साथ ही मदद के लिए गुहार लगा रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। अब आप व्यूअर्स ये सोचिए, इतनी बेहद जंगली रेतीली जगह पर भला कौन जाना चाहेगा। इस सबसे परेशान होकर माइक खुद को ही गन पॉइंट पर ले लेता है। वो खुद को मारने का डिसाइड कर, लेकिन तभी उसे सामने एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो पास के ही एक गाँव का होता है। माइक भड़बड़ाकर उसे अपनी पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति माइक से कहता है तुम्हें अपना दूसरा पैर आगे बढ़ाना चाहिए। इस पर माइक कहता है बिल्कुल बौड़ामी हो क्या, अगर मैंने अपना दूसरा पैर आगे बढ़ाया तो ब्लास्ट हो जाएगा और मैं भी मारा जाऊंगा। वो आदमी माइक के नजदीक आता है, लेकिन वो सीधा चल के नहीं बल्कि जिगजैग चल के आता है। माइक ये समझ जाता है कि इसे भी पता है कि इधर माइंस बिछी हुई है। माइक उस व्यक्ति को अपनी पानी की खाली बोतल दे देता है पानी लाने के लिए, साथ ही वो उससे दूर पड़ा अपना रेडियो भी मांगता है। वो व्यक्ति बहुत फनी होता है, वो मजाक मजाक में कहता है कि यहाँ पर कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा, तुम डांस नहीं कर सकते, अपने कदम आगे बढ़ाओ माइक। ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से अपने गाँव को चला जाता है। बेचारा माइक फिर से अकेला हो जाता है। वो कई घंटे एक ही जगह पर खड़ा रहता है, उसकी फट चुकी होती है, लेकिन तभी उसे एक उम्मीद की किरण सामने से एक छोटी लड़की आती हुई दिखती है और वो भी जिगजैग चलते हुए माइक तक आ जाती है। ये उस व्यक्ति की ही बेटी होती है। वो छोटी बच्ची उसे पानी की बोतल दे देती है, साथ ही वो माइक को अपने गले में लटके थैले से एक सोल्जर टॉय निकाल कर दिखाती है। वहीं माइक के पास भी सेम ऐसा ही एक सोल्जर टॉय होता है जो उसे इसी रेगिस्तान में मिला था। माइक वो टॉय उस छोटी बच्ची को दे देता है। इसके बाद वो उस छोटी सी बच्ची से अपने रेडियो का बैग लाने को कहता है। माइक के ऐसा कहने पर वो लड़की उसे तीखी निगाहों से देखती है। वो उसे बैग लाकर नहीं देती। माइक उस पर चिल्ला देता है और वो छोटी सी लड़की वहाँ से भाग जाती है। वहीं अब शाम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। आप व्यूअर्स जानते ही हैं कि रेगिस्तान में दिन के समय तो तेज धूप और गेंदफाड़ गर्मी पड़ती है और रात होते ही बहुत ठंड पड़ती है। माइक अपने पास आग जला लेता है। इसके बाद वो अपने मोबाइल फोन में अपनी वाइफ का एक वीडियो मैसेज देखता है जिसमें उसकी वाइफ उसे कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे आयरन मैन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से अपने मिशन को पूरा करके वापस से आ जाओ, आई मिस यू, नहीं तो अगर तुम नहीं आए तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अपनी वाइफ को खुद के लिए इतना प्यार देखकर माइक के इमोशन फट पड़ते हैं। वहीं जैसे तैसे रात होती जाती है, माइक का शरीर जवाब देने लगता है। थकान ज्यादा होने की वजह से उसकी आंखें मिट जाती हैं। माइक नींद में होता है। तभी कुछ देर माइक अपने पास से लकड़बग्घे की आवाज को सुनता है जो रात के समय घूमते हैं। वो माइक को अपना खाना बनाना चाहते हैं। लकड़बग्घे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन घनघोर अंधेरा होने की वजह से माइक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। माइक हर तरफ गोलियां चला रहा होता है। वहीं माइक मोबाइल की रोशनी से एक लकड़बग्घे को देख लेता है। वो उसे एक गोली में ढेर कर देता है और वो लकड़बग्घा सीधा उड़कर एक माइंस पर गिरता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और धमाके की आवाज से सारे लकड़बग्घे भाग खड़े होते हैं। इसके बाद के सीन में ये दिखाते हैं कि अब सुबह हो चुकी होती है और एक बार फिर वही व्यक्ति माइक के पास आता है। वो माइक को जिंदा देखकर चक्कर में पड़ जाता है। वो माइक से पूछता है कि तुम इस वीरान रेगिस्तान में बिना अपना शरीर लाए जंगली जानवरों के बीच जिंदा कैसे बच गए। वो माइक से कहता है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। माइक उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि वो उसे डांटता है ये कहते हुए कि तुम्हें तो पता है माइंस किधर है, तभी तुम जिगजैग चलते हुए यहाँ पर आते हो। इस पर वो व्यक्ति माइक से कहता है कि मुझे नहीं पता माइंस किधर है और अगर मैं सीधा चलते हुए आया तो मेरा पैर भी कभी ना कभी इन माइंस के ऊपर आ ही जाएगा, इसलिए मैं इस
इस तरह से जिगजैग चलते हुए यहाँ पर आता हूँ। माइक उस व्यक्ति से अपना रेडियो लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इस बार वो व्यक्ति उसे उसका रेडियो ला कर दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं माइक की कंडीशन बिना कुछ खाए पिए डिटीरियोरेट होती जा रही थी। साथ ही उसे भ्रम भी शुरू हो जाते हैं, जो रेगिस्तान में आम बात है। माइक देखता है उसका दोस्त टॉमी, जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा हो जाता है। वो माइक से कहता है कि यार अभी तक तुम यहीं पर खड़े हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी बीवी तुम्हारा वेट कर रही है। इस तरह से समय बीतता जाता है। बेचारा माइक अभी भी एक ही पोजीशन में होता है। वहीं रात भी हो चली होती है। माइक अपने पास की गलतियों को लेकर रिग्रेट करता है। वो याद करता है कि जब उसकी वाइफ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसे छोड़कर मिशन पर चला आया। उसने कई बार अपनी मेहरारू का दिल दुखाया था। माइक अब ये सोच ही रहा होता है, तभी उसे फिर से लकड़बग्घे के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे वो माइक की तरफ बढ़ते हैं। वो उस पे अटैक कर देते हैं। माइक भी उन लकड़बग्घों का बहादुरी से सामना करता है। कईयों को वो काट देता है, लेकिन इस समय वो खुद भी बहुत घायल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है। माइक अपनी घड़ी में देखता है कि उसकी उस तक मदद आने में अभी भी 7 घंटे बाकी हैं। 2 दिन से माइक बिना कुछ खाए पिए एक ही पोजीशन में। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या मंजर होगा। इसके बाद माइक को अपने बेस से फोन आता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि जो टीम उसकी मदद के लिए 7 घंटों में आने वाली थी, वो टीम अब टाइम पर नहीं पहुँच पाएगी। वो 10 घंटे लेट है और उसे पहुँचने में अब 17 घंटे और लगेंगे, लगभग 1 दिन और। ऑफिसर माइक से पूछते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो। इस पर माइक कहता है नहीं। तो ऑफिसर उसे कहते हैं कि कोई तुमसे बात करना चाहता है, और फोन की दूसरी तरफ उसकी वाइफ जेनी की आवाज होती है। माइक उसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है कि मैंने अपने प्रॉमिस को तोड़ा है, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। माइक को एक बार फिर से भ्रम होना शुरू हो जाते हैं। उसे सामने अपनी पत्नी सोफे पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है। माइक बहुत थका हुआ होता है और वो आगे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही व्यक्ति आ जाता है और वो माइक को गिरने से बचा लेता है। वो उसे पकड़ लेता है। वो व्यक्ति माइक को अपने बारे में बताता है कि मेरा पैर भी एक बार माइक के ऊपर आ गया था, जिस वजह से मैंने भी अपने पैर को खो दिया है। वहीं फिर जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर एक गाना चल रहा था कि तुम्हें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। मुझे लगता था कि अब मेरा फ्यूचर खत्म हो गया है, लेकिन इस सॉन्ग ने मुझे ये एहसास कराया कि समय चाहे जैसा भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसमें वो सारी खूबियां थी। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी शादी हो गई, उससे हमारे बच्चे हुए। वो व्यक्ति माइक को हिम्मत देता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मैं माइंस निकाल कर बेचता हूँ। माइंस की जगह हम वहाँ पर एक टीन का डिब्बा गाड़ देते हैं, ताकि दुश्मन को ये पता कभी ना लगे कि हमने माइंस निकाल दी है। माइक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरत बेटी से मिल चुका हूँ, वो बहुत प्यारी है। इस पर वो व्यक्ति माइक को बताता है कि कुछ सालों पहले माइन के ब्लास्ट होने से मेरी बेटी उस हादसे का शिकार हो गई। माइक ये जिंदगी बहुत बेरहम है, इसने मुझसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन फिर भी हमें जिंदगी को गले लगाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वही माइक को उसके साथ उसकी बेटी भी दिखती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी बेटी गायब हो जाती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि माइक को विजन्स आते हैं, जहाँ वो अपने एक बचपन की घटना को याद करता है कि किस तरह से उसके पिता दारू पीकर उसकी माँ के साथ बदसलूकी करते थे, वो उन्हें मारते पीटते थे। साथ ही वो एक और घटना को याद करता है कि अपनी माँ की आखिरी पलों में वो उनके साथ था। वो उनकी एक कही हुई बात को याद करता है कि तुम्हें लगातार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन तभी माइक को एकदम से एक गोली आके लगती है। असल में जिन लोगों को उसने शुरुआत में टारगेट किया था, हाँ वही सैयद आसिफ, उसके चेले माइक को ढूंढ लेते हैं। वो उस पे लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। माइक भी पूरी हिम्मत से उनका सामना करता है और एक एक करके वो कई लोगों को मार देता है। इसके बाद वो अपना आखिरी टारगेट लेता है। फिर जब वो उससे शूट करने वाला होता है तो उसकी गोली ही खत्म हो जाती है। असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि माइक का भ्रम ही होता है। उसके सामने उसके पिता खड़े होते हैं, जो उसे गले से लगा लेते हैं, और यहाँ माइक को जिंदगी का एक बड़ा सबक मिलता है कि फैमिली ही सब कुछ होती है। जो लोग उसके करीबी थे वो उससे बहुत प्यार करते हैं। वहीं ये दिखाते हैं कि माइक को बचाने यूएस आर्मी भी लगभग आ गई होती है, लेकिन रेगिस्तान में उसे देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गाड़ियों के चलने से काफी धूल उड़ती है, जिस वजह से दूर की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। वहीं माइक की फ्लेयर रॉड भी उससे कुछ ही दूरी पर होती है। उसे अपने कदमों को आगे बढ़ाकर फ्लेयर रॉड तक पहुंचना होगा, नहीं तो वो वैसे ही मारा जाएगा। माइक को विजन्स आते हैं जिसमें उसके मन में ये बात बार बार आ रही होती है, अपने कदम को आगे बढ़ाओ माइक। माइक पूरी हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ जाता है, लेकिन कोई ब्लास्ट या धमाका नहीं होता। ये देखकर माइक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं फिर जब वो उस जगह को चेक करता है तो वहाँ माइन की एक टीन का डिब्बा होता है, जैसा उस व्यक्ति ने कहा था। इस बात से माइक वहीं पर लौट जाता है। वो बहुत शॉक्ड होता है, क्योंकि वो लगभग 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए एक ही पोजीशन में था। इसके बाद माइक फ्लेयर रॉड को जलाता है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस इंसिडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लास्ट सीन में ये दिखाते हैं कि कुछ दिन बाद माइक वापस से यूएस आ जाता है। एयरपोर्ट पर उसकी वाइफ जेनी
जनी उसे लेने आई होती है। माइक अपने घुटनों के बल होके जनी को प्रपोज करता है। वहीं माइक को ये एहसास होता है कि हमारी इस प्रेशियस लाइफ में हमारी फैमिली ही सब कुछ है, जैसे आप मेरे लिए सब कुछ है। जिगर के टुकड़ों, साथ ही हमारी जिंदगी में जब मुश्किल समय आता है तो हमें रुकना नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ ही ये मास्टरपीस फैंटास्टिक मूवी यही खत्म होती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारे चैनल पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हम लोग कम मूवी अपलोड कर रहे हैं। प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।